Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parvatsar and we are studying our social science book of geography in this video. इस वीडियो में हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारी सामाजिक विज्ञान की भूगोल की पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है संसाधन एवं विकास. Dear students, as you know, there are 3 books for social science इन 8th क्लास. 8वीं कक्षा में सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान की 3 बुक्स हैं. उसमें से 2 बुक्स में से हमने वन लेसन ईच फ्रॉम द बुक हमने कंप्लीट कर लिया है. फर्स्ट जो बुक थी हमारी हिस्ट्री की, उस हमारे अतीत जो थी वो हम उसमें से हमने 1 लेसन कंप्लीट किया. सेकंड जो बुक थी उसमें से हमने 1 लेसन कंप्लीट किया जो कि पॉलिटिकल साइंस की थी, राजनीति विज्ञान की. और ये थर्ड बुक है जो कि भूगोल यानी कि ज्योग्राफी के बारे में है ये आपकी बुक. तो तीनों अलग अलग बुक हैं. एक और बुक आएगी अभी आपके सामाजिक विज्ञान की, हमारा राजस्थान करके, राजस्थान के बारे में उसमें अलग से आएगा. तो 4 बुक्स हो जाएगी आपके टोटल मिला के. अभी हम 2 बुक्स को डिस्कस कर चुके हैं, उनमें से 1 लेसन कंप्लीट भी कर चुके हैं और दोनों के लिए आपने सेपरेट नोटबुक यूज की है. उसी तरह से ये जो बुक है आपकी, जो थर्ड बुक अब आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, इसके लिए भी जो भी रिटर्न वर्क आप करें उसके लिए सेपरेट नोटबुक यूज करें. उनमें इसका वर्क नहीं करें, इसके लिए एक सेपरेट नोटबुक यूज करें. जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ये सामाजिक विज्ञान की बुक है संसाधन एवं विकास भाग 2 है ये. और नीचे लिखा है कक्षा 8 के लिए भूगोल की पाठ्य पुस्तक. तो भूगोल के यहाँ आपकी जो बुक है वो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दी गई है. हिस्ट्री की बुक अलग आ गई है आपके, ये ज्योग्राफी से रिलेटेड बुक है, और बीच में जो पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड बुक अलग है, और इसी तरह राजस्थान के लिए अलग है. तो इस बार सीबीएसई का पूरा कोर्स राजस्थान में लागू हो चुका है 6th, 7th, 8th में. तो जो सेंट्रल बोर्ड में जो बुक्स चल रही है वही बुक्स आपके भी चल रही है अभी. लेकिन राजस्थान की अपनी अलग से संस्कृति कला के बारे में स्टूडेंट्स को कैसे पता चलेगा, इसलिए राजस्थान सरकार ने सेंट्रल बोर्ड का कोर्स लगाने के बाद भी अपनी ओर से एक बुक लगाने की घोषणा की हुई है. वो अभी मार्केट में आई नहीं है, आएगी तब उसको भी हम शुरू करेंगे. तो ये बुक है और इसमें से आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना फर्स्ट लेसन. पहले देख लेते हैं इसमें कितने लेसन्स हैं. यहाँ पर 6 लेसन्स हैं इस बुक में. सबसे पहला लेसन है संसाधन. तो आइए शुरू करते हैं इसी पहले लेसन को जो कि है संसाधन. संसाधन क्या होते हैं, ये शब्द तो हमने कई बार सुना होगा, लेकिन संसाधन एक्चुअल में होता क्या है इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे और विद एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे. मोना और राजू अपना घर साफ करने में अम्मा की मदद कर रहे थे. इन सभी चीजों को देखो, कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद की बोतल, किताबें, इनमें से प्रत्येक उपयोगी है. हम भी जानते हैं सारी चीजें उपयोगी है. मोना ने कहा इसलिए ये महत्वपूर्ण है. यानी कोई भी चीज उपयोगी होती है इसलिए वो महत्वपूर्ण भी होती है. अम्मा ने कहा ये संसाधन है, यानी जो उपयोगी है और इसलिए वो महत्वपूर्ण है वो संसाधन है. संसाधन क्या है? अम्मा से राजू ने प्रश्न पूछा. अम्मा ने बताया प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह संसाधन है. हर वो वस्तु जिसको आवश्यकता पूर्ति करने के लिए उपयोग किया जा सकता है वो संसाधन है. एक पेन भी संसाधन है, एक चाबी भी संसाधन है, एक पेंसिल भी संसाधन है, एक पानी की बोतल भी संसाधन है. हर वो चीज जो किसी आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए काम में ली जा सकती है वो संसाधन है. अब जैसे कई चीजें, अब जैसे लोहा है, अब लोहा जमीन में से निकलता है. अब वो जब जमीन के अंदर पड़ा है तो संसाधन नहीं है वो, क्योंकि उसको उस अवस्था में उपयोग करने के लिए काम में नहीं लिया जा सकता. लेकिन उससे जब वो चीजें बन जाती है तो वो संसाधन बन जाते हैं क्योंकि वो चीजें काम आती है. तो जिन चीजों को
किसी भी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए काम में लिया जा सकता है, वो चीजें संसाधन कहलाती है। अपने चारों ओर देखिए और निरीक्षण कीजिए, आप संसाधनों के विविध प्रकारों को पहचानने में सक्षम होंगे। आप प्यास लगने पर जो जल पीते हैं, आप अपने घर में जिस विद्युत का उपयोग करते हैं, स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग किया गया रिक्शा, पाठ्य पुस्तक जिसका उपयोग आप अध्ययन के लिए करते हैं, ये सभी संसाधन हैं। आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया है, जिन्होंने जिन ताजी सब्जियों का उपयोग किया है वे भी एक संसाधन है, क्योंकि वो भी आपकी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए काम आ रही है। ताजी सब्जियां तो वो भी एक संसाधन है। जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियां और पाठ्य पुस्तक, सभी में कुछ एक जैसा क्या है? इन सब में एक जैसा क्या है? उनमें से सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया गया है, इसलिए वे उपयोगी हैं। यानी इनका उपयोग किया गया है, इन वस्तुओं का, इसलिए वो उपयोगी हैं। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता, यानी प्रयोग में लेने की स्थिति, किसी भी पदार्थ या किसी वस्तु की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। अगर कोई पदार्थ या अगर कोई चीज, कोई वस्तु अगर उपयोगी है, उसकी उपयोगिता है, उसकी प्रयोज्यता है, उसको प्रयोग किया जा सकता है, तो वो संसाधन बन जाती है। राजू अब जानना चाहता था कि कोई वस्तु संसाधन कैसे बनती है। अम्मा ने बच्चों को बताया, अम्मा ने बच्चों को बताया वस्तुएं उस समय संसाधन बनती है जब उनका कोई मूल्य होता है। इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करते हैं। भाई, आप कोई भी चीज को खरीदोगे कब? जब किसी भी चीज का मूल्य कब होगा? जब वो उपयोगी होगी। तो यहां पर एक चीज ये भी सामने आई है कि संसाधन कोई चीज तब होती है जब उसका मूल्य होता है। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। अम्मा ने कहा, मूल्य का अर्थ महत्व होता है, पैसा नहीं होता। हमेशा मूल्य का मतलब पैसा भी होता है, लेकिन मूल्य का मतलब महत्व होता है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है। देखो, आर्थिक मूल्य का मतलब पैसा हो गया, यानी महत्व तो हर संसाधन का होता है। हाँ, ये जरूरी है कि कुछ चीजें बिकाऊ होती है, यानी बिकती है कई चीजें, उनका आर्थिक महत्व, आर्थिक मूल्य भी होता है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। मूल्य तो सब संसाधनों का है, लेकिन उनमें से कुछ का आर्थिक मूल्य है, यानी वो बिकती है, और कुछ का आर्थिक मूल्य नहीं होता। उदाहरणार्थ, धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है, लेकिन एक मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता। मनोरम भूदृश्य का मतलब क्या हुआ? मन को हरने वाला भूमि पर कोई दृश्य, यानी कोई अच्छा सा सीन आप देख रहे हैं। मान लो इंद्रधनुष देख रहे हैं आप आसमान में, वो आपके मन को तृप्त कर रहा है, तो वो उपयोगी तो है, क्योंकि तृप्ति प्रदान कर रहा है वो आपको, लेकिन उसका आर्थिक मूल्य नहीं है। धातुएं हैं, उनका आर्थिक मूल्य है, लेकिन कोई अच्छा सा सीन आप देख रहे हो, प्राकृतिक सीन देख रहे हो, उसका आर्थिक मूल्य नहीं। मूल्य तो है, उसका महत्व तो है, लेकिन आर्थिक मूल्य नहीं है उसका। परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण हैं और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। यानी एक अच्छा सा सीन आप देख रहे हो, वो भी आपकी आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है, यानी आपको अच्छा लग रहा है, आपको शांति प्रदान कर रहा है, तो उसका भी महत्व है, तो उसका भी मूल्य है। महत्व को ही मूल्य कहते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर चीज का आर्थिक मूल्य हो। आर्थिक रूप मूल्य मतलब पैसों का मूल्य हो उसका। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं, यानी टाइमिंग के हिसाब से आर्थिक मूल्यवान होते कई चीजें। आपकी दादी के घरेलू नुस्खों का आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है। आपकी दादी के घरेलू नुस्खों का आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है। यानी घर में अपन कितनी चीजें है ना, घरेलू उपचार से अपन सही कर लेते हैं। किसी का पेट दुख रहा है तो अजवाइन की उसको थोड़ी सी उसकी क्वांटिटी दे दी, या कई चीजें होती है अपने घर में जिनको हम अपने घरेलू नुस्खों के रूप में यूज करते हैं। उनका आर्थिक मूल्य नहीं है,
उन चीजों का तो आर्थिक मूल्य है, लेकिन वो चीज की कोई अपन जो यूज कर रहे हैं, किसी ने अपने को बताया होगा, वो फ्री बताया, उन्होंने अपनी दादी ने बताया होगा, तो वो फ्री मिल रहा है अपने को, उस नुस्खे का आर्थिक मूल्य नहीं है। लेकिन यदि वे पेटेंट करने के बाद मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते हैं, तब वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। यानी आप किसी चीज को फ्री में आपको मिल रही, कोई सलाह दे रहा है, आपको फ्री में दे रहा है, या कोई घरेलू तरीके से अपन कोई चीज ले रहे हैं, तो उसका आर्थिक मूल्य नहीं है। लेकिन अगर उसी फार्मूला को पेटेंट करवा लेता है कोई, पेटेंट क्या होता है, जब किसी चीज का पेटेंट करवा लिया जाता है तो वो हर कोई आदमी फिर उसको बेच नहीं सकता। जो कंपनी किसी चीज का पेटेंट कराती है, किसी फॉर्मूला का पेटेंट कराती है, फिर उस कंपनी को अधिकार मिल जाता है कि उसको और कोई नहीं बेचेगा, वो कंपनी ही बेच सकती है फिर उसको। इसको पेटेंट करवाना कहते हैं। नेशनल लेवल पर भी पेटेंट होता है, इंटरनेशनल लेवल पर भी पेटेंट होता है। तो दादी का जो नुस्खा है, आज कई चीजें हैं जो अपन ले रहे हैं, लेकिन अगर उनका पेटेंट करवा लेवे कोई, तो वो फिर उसको कोई फिर उसको है ना, उसका आर्थिक मूल्य हो जाएगा, फिर वो कंपनी उस चीज को बेचेगी, पैसे लगेगी, कोई दूसरा व्यक्ति फिर उसको बिना पैसे नहीं बेच सकता। तो इसको आर्थिक, इस तरह से समय के साथ में कई चीजें मूल्यवान हो जाती है। दादी के नुस्खे आज तक तो आर्थिक मूल्यवान नहीं है, मूल्यवान तो है लेकिन आर्थिक मूल्यवान नहीं है। लेकिन हो सकता है आगे कोई उनका पेटेंट करवा लेवे तो और वो बेचने लग जाए उन चीजों को, तो उसका आर्थिक मूल्य हो जाएगा। यहाँ पेटेंट क्या होता है उसको समझाया गया है शब्दावली में। इसका तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से है। जब कोई चीज का पेटेंट हो जाता है तो उस जो आदमी पेटेंट कराता है या जो कंपनी पेटेंट कराती है, उसका एकमात्र अधिकार हो जाता है उस पर। किसी विचार यानी किसी आइडिया को भी पेटेंट करवाया जा सकता है और किसी आविष्कार को भी पेटेंट करवाया जाता है। जैसे कोई वैज्ञानिक है, उसने 5 साल 10 साल मेहनत करके कोई चीज की खोज की, फिर खोज करने के बाद उसने दुनिया को बताया कि देखो मैंने ये खोज की है, तो फिर तो उसको देखा देखी तो फिर सारे ही लोग बना लेंगे उस चीज को। उसको शुरुआत में 10 साल लगे, बहुत मेहनत लगी उसकी, लेकिन एक बार बनने के बाद में तो देख करके कोई भी बना लेगा, तो उसकी 10 साल की मेहनत यूं ही चली जाएगी क्या? तो इसलिए वो पेटेंट करवाएगा उसका, तो फिर उसकी कॉपी नहीं कर सकता कोई। वो उसको अधिकार होगा कि वो अपनी खोजी हुई चीज को खुद ही बेच सकता है, कोई दूसरा नहीं बेच सकता है। तो इसको कहते हैं पेटेंट। पेटेंट विचार का भी करवाया जा सकता है, यानी आइडिया का भी पेटेंट होता है। कई आदमी आइडिया देते हैं, अब वो आइडिया कोई चुरा लेता है दूसरा आदमी, तो आइडिया का भी पेटेंट होता है, विचार का भी पेटेंट होता है, आविष्कार का भी पेटेंट होता है। यहां पर एक और बॉक्स दिया गया है, आओ कुछ करके सीखें, अपने घर और अपनी कक्षा में उपयोग किए जाने वाले किन्हीं 5 संसाधनों की सूची बनाइए। तो घर में संसाधन, कितने ही संसाधन होते हैं। हम घर के अंदर जिस स्नान करने के लिए जो बाल्टी प्रयोग करते हैं वो भी एक संसाधन है। इसके अलावा हम कंघा जो उपयोग करते हैं बाल बनाने के लिए वो भी एक संसाधन है। हम जो अलमारी होती है घर में, जो टीवी होता है, फ्रिज होता है, ये सभी संसाधन हैं। इसके अलावा स्कूल में चौक भी संसाधन है, ग्रीन बोर्ड भी संसाधन है, बुक्स भी संसाधन है। ये सारी चीजें हैं, तो इसको रिटर्न में करने की आवश्यकता नहीं है, तो ये चीजें संसाधन है। आइए आगे चलते हैं। समय और प्रौद्योगिकी यानी टाइम और टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी को कहते हैं टेक्नोलॉजी इंग्लिश में। समय और प्रौद्योगिकी 2 महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। यानी टेक्नोलॉजी से कई चीजें पहले संसाधन नहीं होती, लेकिन टेक्नोलॉजी से उसको संसाधन बनाया जा सकता है। एक समय के साथ साथ भी कई चीजें संसाधन बन जाती है, टाइम निकलने के साथ साथ। तो हो सकता है पुराने जमाने में कई चीजों की वैल्यू नहीं थी, उनका महत्व नहीं था उतना, लेकिन आज उनका वैल्यू भी हो गई, आज वो संसाधन बन गई समय निकलने के साथ। तो समय और टेक्नोलॉजी, समय और प्रौद्योगिकी, ये 2 महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित हैं। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। लोग जो है, लोग भी तो संसाधन है, क्योंकि लोग भी तो किसी की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं।
अब जैसे कोई कुम्हार है तो वो किसी की आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है अपने हुनर से, तो वो भी एक संसाधन है। संसाधन वो हर चीज है जो किसी की आवश्यकता की पूर्ति कर रही है या जिसका महत्व है। तो मनुष्य का भी तो महत्व है, मनुष्य की कला का महत्व है, मनुष्य किसी की आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है तो वो संसाधन है। इसीलिए आजकल केंद्र में केंद्रीय शिक्षा मंत्री हो गए हैं, लेकिन पहले उसका नाम था केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री। मानव को भी संसाधन माना जाता है क्योंकि मानव भी तो उपयोगी है, किसी की आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है, मानव का भी महत्व है, इसलिए मानव भी संसाधन है। इसलिए यहां लिखा है कि स्वयं ही वो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण संसाधन है। ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही हैं जो और अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। ये जो चीजें हैं लोगों में, किसी मनुष्य में विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज, ये जो व्यक्ति करता है और इसी के कारण से और अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार में बहुत से अन्य खोज व आविष्कार होते हैं। आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति एवं अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ, जबकि पहिए के आविष्कार से अंततः परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हुआ। यानी एक संसाधन से दूसरा संसाधन भी बन जाता है कई बार। मनुष्य ने आग की खोज की तो पहला संसाधन तो आग मनुष्य हो गया। मनुष्य पहला संसाधन हो गया क्योंकि मनुष्य ने वो चीज दी। आग का आविष्कार मनुष्य ने किया या पहिए का आविष्कार किया मनुष्य ने, तो ये मनुष्य उपयोगी है, मनुष्य का उपयोग था, मनुष्य आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है किसी दूसरे की, तो मनुष्य पहला संसाधन हो गया। फिर आग भी किसी आग और पहिया ये भी किसी आवश्यकता की पूर्ति कर रहे हैं, तो ये भी संसाधन होगी। तो संसाधन से संसाधन भी बनते हैं, यहां पर यही बात लिखी हुई है। आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति एवं अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ, जबकि पहिए के आविष्कार से अंततः यानी आगे जाकर के परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हुआ। जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते हुए जल से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया। जैसे बहता हुआ जल है, बहता हुआ जो जल है वो एक संसाधन है क्योंकि वो किसी की आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है। वो किस तरह से आवश्यकता की, जल देखो पीने के रूप में तो संसाधन है ही, लेकिन तेजी से बहता हुआ जल इस रूप में भी वो एक संसाधन है क्योंकि उससे जल विद्युत बनती है। तो जल पीने के लिए जरूरी है, उस प्रकार से भी वो एक संसाधन है। और बहता हुआ जल जो है वो भी एक संसाधन है क्योंकि वो बिजली बनाई जा रही है उससे, इसलिए बहता हुआ जल भी एक महत्वपूर्ण संसाधन है। और इस कारण से बहते हुए जल से ऊर्जा उत्पन्न करके बहते हुए जल को एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया है। तो यहां पर एक चित्र दिया हुआ है, ये लड़की कह रही छोटी, इसीलिए मैं भी एक संसाधन हूं क्योंकि ये भी किसी की आवश्यकता की पूर्ति करती है, इसको प्रेम दे रही है, इसकी भावनाओं की पूर्ति कर रही है, इसलिए ये भी एक संसाधन है, एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधन। ये कहती है मम्मी इसकी, क्योंकि ये इसकी मम्मी को अच्छी लगती है, तो मम्मी की अपेक्षाएं हैं, उसकी भावनाएं हैं, उसको पूर्ति करती है, प्रेम दे करके प्रेम की पूर्ति करती है, तो ये भी एक संसाधन है। आगे जाकर के ये कई प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगी, तो ये भी उस प्रकार से भी ये संसाधन है। तो इस प्रकार से संसाधन से भी संसाधन बनते हैं। मानव भी एक संसाधन है। यहां पर कुछ चीजें दी हुई है साइड में, उनको भी देखते हैं। शब्दावली, प्रौद्योगिकी एक शब्द है, मैंने आपको बताया था, यहाँ पे टेक्नोलॉजी कहते हैं इंग्लिश में इसको। किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी है। यानी किसी कला को करते समय, किसी कौशल करने, कौशल का मतलब होता है कला से संबंध, कौशल का मतलब है काम। किसी काम को करते समय अथवा वस्तु बनाने में जो नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग, यानी नई जो टेक्नोलॉजी है उसका प्रयोग प्रौद्योगिकी है। प्रौद्योगिकी को वैसे टेक्नोलॉजी ही कहते हैं। तो किसी भी नए ज्ञान का उपयोग किसी वस्तु को बनाने में जब किया जाता है तो वो टेक्नोलॉजी कहलाती है, इसी को प्रौद्योगिकी कहते हैं।
एक क्रियाकलाप है। अम्मा की सूची से उन संसाधनों पर गोला बनाइए जिनका अभी वाणिज्यिक मूल्य नहीं है। अम्मा की सूची क्या है? सूती वस्त्र, तो वाणिज्यिक मूल्य तो है। लौह अयस्क, लौह अयस्क जो होता है ना उसका वाणिज्यिक उपयोग है, क्योंकि अयस्क जो होता है ना उससे फिर लोहा बनता है, लेकिन अयस्क भी बिकता है, उसका वाणिज्यिक उपयोग है। बुद्धि, बुद्धि का वाणिज्यिक उपयोग नहीं है। देखो, बुद्धि खरीदी नहीं जा सकती। हाँ, बुद्धि एक संसाधन है, बुद्धि का महत्व है, बुद्धि से दूसरी चीजें भी, लेकिन बुद्धि का भी आजकल बुद्धि को भी हायर कर लेते हैं लोग, उसका भी वाणिज्यिक उपयोग है। बड़ी बड़ी कंपनियां टैलेंटेड लोगों को हायर करती है, तो बुद्धि भी वाणिज्यिक उपयोग है। औषधीय पौधे, तो उनका भी वाणिज्यिक उपयोग है। चिकित्सकीय ज्ञान का भी वाणिज्यिक उपयोग है। कोयला निक्षेप, जो काजल निक्षेप का मतलब जो धुआं होता है कोयले का, उसका वाणिज्यिक उपयोग ये मुझे नजर नहीं आ रहा इसका है, उसका भी उपयोग वाणिज्यिक उपयोग होगा कुछ न कुछ। मनोरम दृश्य का वाणिज्यिक उपयोग नहीं है, तो इसको ये खरीदा नहीं जा सकता। कृषि भूमि का है वाणिज्यिक उपयोग, बेची जाती है। और शुद्ध पर्यावरण, इसका वाणिज्यिक उपयोग नहीं है अभी तक, तो आने वाले समय में हो जाएगा शायद, क्योंकि जब वातावरण पूरा खराब हो जाएगा तो लोग फिर बेचेंगे कि भैया यहाँ हमारे ये एक शुद्ध पर्यावरण है, इसमें आधा घंटा रहने का इतना रुपया लगेगा। अभी ऑक्सीजन तो बिकना शुरू हो गई है बड़े बड़े शहरों में कि शुद्ध ऑक्सीजन 5 मिनट लीजिए, इतने रुपए देने पड़ेंगे आपको। ऐसे ही आने वाले समय में जब प्रदूषण फैल जाएगा ना, तो फिर ऐसे लोग डेवलप करेंगे अपने, जैसे पार्क वगैरह होते हैं ना, कि यहाँ पर आप आधा घंटा रहेंगे इस शुद्ध वातावरण में, इतनी फीस देनी पड़ेगी। तो ये अभी तो नहीं है, लेकिन ऐसा तो अभी तो ये इसका वाणिज्यिक उपयोग नहीं है। लोक गीतों का वाणिज्यिक उपयोग हो सकता है, क्योंकि कई लोग रिकॉर्ड करके बेचते हैं उसको। सुहावना मौसम, इसका वाणिज्यिक उपयोग नहीं है। संसाधन परिपूर्णता, संसाधनों की परिपूर्णता, इसका भी वाणिज्यिक उपयोग नहीं है, यानी संसाधन पूरी तरह से रहे। एक अच्छी संगीत ध्वनि, इसका वाणिज्यिक उपयोग है। दादी माँ के घरेलू नुस्खे, इसका वाणिज्यिक उपयोग नहीं है, अभी अपन बिना उसके ही ले लेते हैं। मित्रों व परिवारों से स्नेह, ये भी वाणिज्यिक उपयोग नहीं है इसका। तो इसमें हमने इस लिस्ट में देखा कि कौन सी चीजों का वाणिज्यिक उपयोग है। देखिए, उपयोगी तो ये सभी हैं, लेकिन वाणिज्यिक उपयोग इनका नहीं है, जिन पे अपन ने गोला किया है। तो ये भी आपको रिटर्न में नहीं करना है, बुक में हो चुका अपने। अब हम पढ़ेंगे संसाधनों के प्रकार। हम लोग समझ चुके हैं कि संसाधन क्या होता है। जो चीज उपयोगी है वो संसाधन है। अब संसाधन का मूल्य होता है। मूल्य जरूरी नहीं है कि हर चीज का आर्थिक मूल्य हो, अन्य प्रकार की भी उपयोगिता हो सकती है। और चीजों को समय और टेक्नोलॉजी के उपयोग से संसाधन बनाया जा सकता है। कई चीजों को समय के साथ कई चीजें संसाधन बन जाती है, या प्रौद्योगिकी के उपयोग से, टेक्नोलॉजी के उपयोग से भी संसाधनों को बनाया जा सकता है। और कई चीजें संसाधन हैं, लेकिन उनका आर्थिक मूल्य नहीं है। सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया है। 3 प्रकार के संसाधन की कैटेगरी बनाई गई है। एक तो प्राकृतिक संसाधन, जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं। मानव निर्मित, जो चीजें मानव निर्मित है, मानव से बनी, मानव ने जिनको बनाया है और वो भी उपयोगी हैं, संसाधन है, वो मानव निर्मित संसाधन है। और एक खुद मानव भी एक संसाधन है। 3 प्रकार की इसमें डिवाइडेशन किया गया है। संसाधनों के प्रकार 3 प्रकार के बताए गए हैं। प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव स्वयं, इसमें वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहला है प्राकृतिक संसाधन। जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। ये डेफिनेशन हो गई। ज्यादा अपन प्राकृतिक संसाधनों को ज्यादा संशोधित कर देंगे तब तो फिर वो मानव निर्मित बन जाएंगे। तो प्रकृति से प्राप्त तो ऐसे तो हर चीज होती है। जो मानव निर्मित चीजें वो भी कहीं न कहीं कई बार प्रकृति से प्राप्त ही है, लेकिन मानव ने उनको संशोधित करके उनका रूप बदल देता है मानव। लेकिन अगर ज्यादा संशोधन नहीं किया गया है और प्रकृति से प्राप्त कोई चीज है तो वो प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। वायु, जिसमें हम सांस लेते हैं, ये प्राकृतिक संसाधन है। हमारी नदियों और झीलों का जल, मृदा और खनिज,
सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। इन संसाधनों में से बहुत से प्रकृति के निशुल्क उपहार हैं और सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं। पानी है, हवा है। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है। कई तो ऐसे उपहार है प्रकृति के जिनको बिना कुछ औजार लगाए, बिना कुछ टेक्नोलॉजी लगाए सीधा ही हम उपयोग कर सकते हैं। जैसे हवा है, कोई टेक्नोलॉजी लगा करके हवा को, कम से कम भगवान की कृपा से अभी तक तो ऐसा नहीं है कि हवा को शुद्ध करके लेना पड़े अपने को। तो हवा है, पानी है, ये प्राकृतिक रूप से अवेलेबल है, प्राकृतिक संसाधन है और इनको ज़्यादा संशोधित करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है जो है तो प्राकृतिक बेसिकली मूलतः है, लेकिन उनको थोड़ा रूप बदल करके हमें लेना होता है, उनको संशोधित करके लेना होता है। प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवकरणीय और अनवकरणीय संसाधनों में विभक्त किया जा सकता है। नवकरणीय और अनवकरणीय ये दो प्रकार हो गए प्राकृतिक के अंदर। अब क्या होते हैं ये? नवकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं, यानी उनको अपन ने यूज किया लेकिन वो वापस पूर्ति हो जाती है उनकी। जैसे सूरज की किरणें हैं, प्रकाश है सूरज का, हम लेते हैं लेकिन नया आ जाता है। हवा है ना, और जल है, इनकी पूर्ति हो जाती है वापस। ये नवकरणीय है जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। इनमें से कुछ असीमित हैं और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता, जैसे सौर और पवन ऊर्जा। सूरज की रोशनी पर मानव प्रभाव नहीं डाल सकता, हवा पे भी नहीं डाल सकता, पानी पे डल रहा है इसलिए पानी को नहीं लिया इसमें। तो कुछ इनमें से असीमित है, जैसे सौर ऊर्जा असीमित है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। पवन ऊर्जा भी असीमित है। ये दो ऊर्जाएं है ना, सौर और पवन ऊर्जा, ये असीमित है। लेकिन फिर भी कुछ नवकरणीय संसाधनों जैसे कि जल, मृदा और वन, ये नवकरणीय है, यानी वनों को आप अगर लिमिट से काटोगे तो नए पेड़ उग जाते हैं, वहां पे वापस पूर्ति हो जाती है। मृदा यानी मिट्टी को आप यूज करते हो खेत में, तो वो मिट्टी में जो पोषक तत्व आप यूज करते हैं पौधे, उनका वापस रिप्लेनिशमेंट हो जाता है, पुनर्भरण हो जाता है पोषक तत्वों का। जल है, आप लिमिट का अगर जल यूज करते हो तो वो जल वापस बारिश के द्वारा रिफिल हो जाता है। तो अगर कुछ ऐसे नवकरणीय हैं, लेकिन फिर भी कुछ नवकरणीय संसाधनों जैसे मृदा, जल और वन का लापरवाही से किया गया उपयोग, देखिए सावधानी से उपयोग करेंगे तो वो रिफिल हो जाएंगे, लेकिन लापरवाही से उपयोग किया गया उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। जल असीमित नवकरणीय संसाधन प्रतीत होता है यानी दिखता है, ऐसा लगता है कि जल तो असीमित है, ऐसा लगता है, प्रतीत होता है ऐसा। फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या है। लगता है धरती पर 3/4 जल है। 4 भाग अगर किए जाएं धरती के तो 3 भाग पानी से भरे हुए हैं, इसलिए लगता है कि अनलिमिटेड है, प्रतीत होता है ऐसा, लेकिन वास्तव में पीने योग्य जल तो 1% है। तो ये इसीलिए आज जल, पीने योग्य जल की कमी हो रही है कई स्थानों पर। यही यहां पर लिखा हुआ है कि विश्व के बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या हो गई है। तो ये तो हो गए नवकरणीय संसाधन। नवकरणीय संसाधन वो हैं जो जिनका पुनः पूर्ति हो जाती है, जिनका अगर उपयोग किया जाए तो पुनः पूर्ति हो जाती है। इसमें भी फिर 2 प्रकार हैं कि जिन पर एक तो मानव जिनको प्रभावित नहीं कर सकता, पवन और सौर ऊर्जा, और दूसरे वे जिनका अगर मानव उनको प्रभावित कर सकता है। पुनः पूर्ति तो होती है उनकी, लेकिन मानव के अविवेकपूर्ण उपयोग के कारण वो उनकी पुनः पूर्ति उतनी मात्रा में नहीं हो रही है। लेकिन मानव अगर विवेकपूर्ण उपयोग करे तो उनकी पुनः पूर्ति हो जाती है। तो पुनः पूर्ति जिनकी हो जाती है वो तो नवकरणीय संसाधन हो गए, और दूसरा जो प्रकार है वो है अनवकरणीय संसाधन। वे संसाधन है जिनका भंडार सीमित है, इनका भंडार असीमित है। भंडार असीमित है, लेकिन उसमें भी 2 प्रकार हो गए। सौर और पवन का तो असीमित है, लेकिन बाकी जो पीने योग्य जल है वो सीमित है।
लेकिन यहाँ पर तो ये लिमिटेड भंडार है, जिनका भंडार सीमित है। भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उसके नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं। पीने का पानी अपन ने यूज कर लिया धरती के अंदर से, अच्छी बरसात हो गई तो वापस रिफिल हो जाता है, वो वापस कुएं में पानी आ जाता है। लेकिन यहाँ पर जो बात हो रही है कि जैसे पेट्रोल है, डीजल है, कोयला है, जमीन में है, खोद के निकाल लिया, अब कोयला बनने में लाखों वर्ष लगते हैं, पेट्रोल बनने में लाखों वर्ष लगते हैं। तो ये इसलिए ये सीमित है। धातुएं हैं धरती के अंदर, पत्थर है, ये खोद खोद के निकाल रहा है इंसान, ये सीमित है, इनकी लिमिट है, इनकी सीमा है, अनलिमिटेड नहीं है। और ये वापस रिफिल नहीं होंगे। ये नहीं है कि जमीन में से खान खोद ली, पत्थर निकाल लिए, वापस खान भर जाएगी, ऐसा नहीं होगा। पानी तो यूज कर लिया, वापस भर जाएगा बरसात से, लेकिन जो पत्थर निकाल लिया, जो आपने जो कोयला निकाल लिया, लोहा निकाल लिया जमीन में से, तो ये चीजें वापस नहीं फिल होती है। इनको अनवकरणीय कहते हैं। वे संसाधन जिनका प्रकार भंडार सीमित है, भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। हजारों लाखों साल लगते हैं कई चीजों को बनने में, तो आदमी के जीवन में नहीं बनती वो वापस। इस प्रकार के संसाधन अनवीकरणीय कहलाते हैं। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इसके कुछ उदाहरण हैं। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। प्राकृतिक संसाधन एक जैसे नहीं होते हैं सब जगह। जैसे वन है, जैसे प्राकृतिक संसाधन में क्या है, पेड़ पौधे हैं, जल है, पानी का वितरण है। सब जगह पानी एक जैसा नहीं होता, पेड़ पौधे एक जैसे नहीं होते, या जीव जंतु एक जैसे नहीं होते। तो प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग पे निर्भर करता है, कैसा भूभाग है, जलवायु कैसी है, ऊंचाई के हिसाब से भी प्राकृतिक संसाधनों का वितरण होता है। जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है प्राकृतिक संसाधनों का वितरण। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। चूंकि पृथ्वी पर भूभाग अलग है, जलवायु अलग अलग प्रकार की है, अलग अलग ऊंचाइयां हैं अलग अलग स्थानों की, इसलिए प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भी पृथ्वी पर अलग अलग प्रकार से है। तो आज हमने पढ़ा कि प्राकृतिक संसाधनों के बारे में, और ये भी पढ़ा कि 3 संसाधनों को 3 भागों में बांटा गया है। प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित और खुद मानव। तो प्राकृतिक संसाधनों के बारे में हमने पढ़ा कि इसमें 2 प्रकार हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। ये किस प्रकार के होते हैं ये हमने पढ़ा। अब हम आगे पढ़ेंगे मानव निर्मित संसाधनों के बारे में। बट टाइम ऑफ वीडियो इज ओवर नाउ, लेकिन वीडियो का जो समय है वो कंप्लीट हो गया है। वी हैव टू फिनिश द वीडियो। So we will meet in next video, dear students, and we will study about the next point of this lesson. Have a nice day. See you and bye.